Welcome to your favorite class. This is your educator SST. We are going to study Geo class 8th. Now we are start the next part of this chapter, natural vegetation and wildlife. Some school children were visiting an exhibition of the handicraft. The articles in the exhibition were collected from the different part of the country. Mona picked up a big and explained. देखो अब इसमें क्या है, एक स्टोरी दी गई है और ये स्टोरी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि स्टोरी पर नेक्स्ट जो आगे का हमारा पार्ट है लेसन का वो डिपेंड करता है। इसमें क्या है, सम स्कूल के चिल्ड्रन है, मतलब कुछ स्कूल के चिल्ड्रन है जो एक एग्जीबिशन देखने के लिए जाते हैं जो कि हैंडीक्राफ्ट की एग्जीबिशन है। द आर्टिकल्स इन द एग्जीबिशन में वो बहुत सारे आर्टिकल्स देखते हैं, ठीक है, और उनको कलेक्ट भी करते हैं जो कि क्या है डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री से, अलग अलग कंट्री के पार्ट से वो एग्जीबिशन में पार्ट जो आर्टिकल्स हैं वो लगे हुए हैं। मोना पिक्ड अप अ बैग। मोना क्या करती है, एक बैग को उठाती है और उसके बारे में एक्सप्लेन करती है कि दिस इज़ अ ब्यूटीफुल हैंड बैग, ये बहुत सुंदर हैंड बैग है। तो उसकी जो टीचर है वो कहते हैं येस इट इज़ मेड फ्रॉम जूट, कि ये जूट का बना हुआ है इसलिए क्या है ये काफ़ी ब्यूटीफुल है। डू यू सी दोज बास्केट लैम्प शेड चेयर। अब उसकी टीचर जो है वो उनसे पूछती हैं कि क्या तुमने ये बास्केट लैम्प शेड और चेयर्स को देखा है। दोज वी मेड ऑफ द केन एंड द बम्बूस, क्योंकि ये जो है केन और बम्बू से मिलकर बनी है। इन द ईस्टर्न एंड द नॉर्थ वेस्टर्न ह्यूमिड रीजन ऑफ इंडिया बम्बू ग्रो इन द पैंटी। अब यहाँ पर वो बात करते हैं कि जो केन और बम्बू से जो बने हैं लैम्प शेड्स बास्केट बनी है ये बनते कहाँ पर हैं। तो उनकी टीचर जो है उनको वो रिप्लाई करते हैं कि ईस्टर्न एंड नॉर्थन ईस्टर्न ह्यूमिड रीजन, जो कि इंडिया के ईस्टर्न और नॉर्थन ह्यूमिड रीजन, ह्यूमिड का मतलब होता है वहाँ पर क्या होती है नमी ज़्यादा रहती है। नमी इन द सेंस कि वाटर की जो एयर में क्वांटिटी होती है वो नॉर्मल एरिया से ज़्यादा होती है। बम्बू ग्रो इन पेंटी, वहाँ पर बम्बू जो है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में देखे जाते हैं। जैसी वाज एक्साइटेड टू सी अ सिल्क क्राफ्ट। अब जैसे भी एक स्टूडेंट है वो क्या करती है, एक सिल्क के स्कार्फ की तरफ ज़्यादा एक्साइटेड होती है। सी दिस ब्यूटीफुल स्कार्फ, वो कहती है कि देखो कितना सुंदर स्कार्फ है। द टीचर जो है वो एक्सप्लेन करती है सिल्क इज़ ऑबिटेंट फ्रॉम द सिल्क वॉर्म, कि जो सिल्क है वो हमें सिल्क वॉर्म से यानी सिल्क के कीड़े से मिलता है। दैट वी आर ब्रीड टू द मलबरी ट्रीज, जो कि क्या होता है मलबरी ट्रीज पर मिलता है। द चिल्ड्रन अंडरस्टूड एंड प्लांट्स प्रोवाइड अस विथ मैनी डिफरेंट प्रोडक्ट दैट वी यूज़ इन डे टू डे लाइफ। देखो यहाँ पर जो टीचर है वो अपने स्टूडेंट्स को सिर्फ ये बात समझाना चाह रही है कि प्लांट्स जो हैं वो कई प्रोडक्ट हमें प्रोवाइड कराते हैं जो कि डे टू डे लाइफ में हमारे लिए क्या होते हैं नेसेसरी होते हैं, ठीक है। अब यहाँ बॉक्स में देखते हैं डू यू नो में रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग रेन वाटर फ्रॉम रूफ टॉप एंड डायरेक्टिंग इट टू द अप्रोप्रिएट लोकेशन वेयर। देखो यहाँ पर बताया गया है कि जो रेन वाटर है उसको आप हार्वेस्टिंग की प्रोसेस में कैसे यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करेंगे, उस वाटर को आप अपने घर की छत पर रूफ पर क्या करें कलेक्ट कर लें। जैसे ही वो वाटर वहाँ कलेक्ट हो जाएगा स्टोर हो जाएगा उसके बाद आप उस वाटर को यूज़ कर सकते हैं। और मैक्सिमम जो वाटर है वो 8000 लीटर वाटर जो होता है रेन का वो आप क्या कर सकते हैं स्टोर कर सकते हैं। Natural vegetation and wildlife existing only in the narrow zone of contact between the lithosphere, hydrosphere and atmosphere। देखो आप इन तीनों के बारे में 6 और 7 क्लास में डीपली स्टडी कर चुके हैं कि लिथोस्फेयर क्या होता है, हाइड्रोस्फेयर और एटमॉस्फेयर क्या होता है, नाम से पता चल रहा है, ठीक है। लिथोस्फेयर लाइफ से रिलेटेड है, हाइड्रोस्फेयर वाटर से रिलेटेड है और एटमॉस्फेयर हमारी गैसेस से रिलेटेड है। जब ये तीनों मिल जाते हैं तो वो बन जाता है बायोस्फेयर। इन द बायोस्फेयर लिविंग बीइंग द इंटर रिलेटेड एंड इंटर डिपेंड टू ईच अदर द फॉर सर्वाइवल। देखो अब जो बायोस्फेयर है वो क्या लिविंग बीइंग्स और प्लांट्स के बीच में क्या है इंटर रिलेटेड है। आप उसमें प्लांट्स ले सकते हो, एनिमल्स ले सकते हो और ह्यूमन बीइंग्स ले सकते हो, क्योंकि ये तीनों के तीनों ही लिविंग बीइंग्स में आते हैं। और लिविंग बीइंग्स जो होते हैं वो अपने सर्वाइव के लिए क्या होते हैं एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। देखो एनिमल्स को प्लांट से खाना मिलता है, प्लांट्स को
ह्यूमन बीइंग से खाना मिलता है और ह्यूमन बीइंग्स को प्लांट से खाना मिलता है, ह्यूमन बीइंग्स को एनिमल से भी खाना मिलता है। तो इस तरह से दोनों क्या है, आपस में इंटर रिलेटेड है। इस वजह से ये जो सिस्टम होता है, ये जो सपोर्टिंग सिस्टम होता है लाइफ का, इस सिस्टम को बोल देते हैं हम इकोसिस्टम। वेजिटेशन एंड द वेल लाइफ आर वैल्यूएबल रिसोर्सेज। अब हमें जो पता है, जो वेजिटेशन है, जो वनस्पति है, ये पेड़ पौधे हैं, या वाइल्ड लाइफ है, जो जंगली जीवन है, वो हमारे लिए क्या है, वैल्यूएबल रिसोर्सेज हैं। प्लांट प्रोवाइड अस विद द टिम्बर। देखो पौधों से हमें क्या मिलता है, टिम्बर मिलता है। गिव शेल्टर टू एनिमल, वो क्या करते हैं, जंगल में पेड़ होते हैं तभी तो जो एनिमल्स हैं, विल्ड एनिमल्स हैं, वो वहाँ रह सकते हैं। प्रोड्यूस ऑक्सीजन, वही ब्रीथ, हमारी सांस लेने के लिए हमें ऑक्सीजन जो होता है वो प्लांट से मिलता है। प्रोटेक्ट सोइल टू, और वो क्या करते हैं, हमारी जो सोइल होती है उसको भी क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। असेंशियल फॉर ग्रोइंग क्रॉप, हमारी ज़रूरत की जो फसलें होती हैं वो भी हमें प्लांट से मिलती हैं। एक्ट एज शेल्टर बेल्ट, हेल्प इन स्टोरेज टू अंडरग्राउंड वाटर। देखो शेल्टर बेल्ट क्या होती है, जो वाटर को स्टोरेज करती है, ये लास्ट चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं। अगर आप इससे रिलेटेड डीपली स्टडी चाहते हैं तो इसी बुक का जो प्रीवियस चैप्टर है आप उसको अच्छे से स्टडी कर लीजिए। गिव अस फ्रूट, नट्स, लेटस, टर्निपाइन, ऑयल, गम, मेडिकल प्लांट्स एंड आल्सो द पेपर दैट सो असेंशियल फॉर योर स्टडी। देखो प्लांट से हमें यहाँ क्या मिलता है, फ्रूट्स, नट्स, लेटस, टर्मिक्स, इवन जो हम पेपर अपनी राइटिंग के लिए यूज़ करते हैं, अपनी स्टडी में यूज़ करते हैं, वो पेपर भी हमें क्या होता है, प्लांट से मिलता है। देयर आर इननुमरेबल यूजेस ऑफ द प्लांट्स एंड यू कैन ऐड सम मोर। देखो अब यहाँ पर बताया है कि जो प्लांट से हमें यूजेस है, प्लांट के यूजेस हैं वो इनन्यूमरेबल है, मतलब आप उनको काउंट नहीं कर सकते हो, बहुत सारे हैं। अभी कुछ आपकी बुक में बताए हुए हैं, कुछ इसके अलावा भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। वाइल्ड लाइफ इंक्लूडिंग द Wildlife includes animals, birds, insect as well as the aquatic life form। देखो अब यहाँ पर बताया है कि जो जंगली जीवन है उसके अंदर एनिमल्स आते हैं, बर्ड्स आते हैं, इंसेक्ट आते हैं, ठीक है। एक्वेटिक फॉर्म में वो इंसेक्ट होते हैं जो वाटर में रहते हैं। दे प्रोवाइड अस मिल्क, वे हमें मिल्क देते हैं। मीट, बीड्स एंड वूल, ये सारी चीज़ें क्या हमें एनिमल से मिलती हैं। इंसेक्ट लाइक बीज प्रोवाइड अस हनी, मधुमक्खी से हमें क्या मिलती है, हनी मिलती है। हेल्प इन द पोलिनेशन ऑफ द फ्लावर्स एंड हैव एन इम्पॉर्टेंट रोल टू प्ले एंड द डीकम्पोजर इन द इकोसिस्टम। देखो अब पोलिनेशन की जो प्रोसेस होती है फ्लावर में, वो भी इन्हीं की हेल्प से होती है, ठीक है। और डीकम्पोजर्स क्या होता है, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें एक बड़ा जीव छोटे जीव को खा लेता है। द बर्ड्स फीड ऑन इंसेक्ट एंड एक्ट एज द डीकम्पोजर एज वेल। देखो अब इसमें क्या है, जो इंसेक्ट है उनको क्या है, कोई भी बर्ड खा लेता है तो वो क्या है, डीकम्पोजर्स है, मतलब एक बड़े जीव का छोटे जीव को अपनी भूख के लिए खा लेना। वल्चर ड्यू टू द एबिलिटी ऑफ फीड ऑन डेड लाइफ स्टॉक इज द स्कैवेंजर एंड कंसीडर द विटल क्लींजर ऑफ द एनवायरनमेंट। देखो ये क्या एक प्रोसेस है, अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, जो डेड एनिमल्स होगा या डेड इंसेक्ट होगा, अगर वो अर्थ पर पड़ा ही रहेगा तो क्या होगा, स्मेल हो जाएगी। और ये क्या एक प्रोसेस है कि एक बड़ा जीव छोटे जीव को खा जाता है, जिस प्रोसेस को हम बोल देते हैं डीकम्पोजर्स। वल्चर ड्यू टू एबिलिटी टू फीड ऑन डेड लाइफ स्टॉक का स्टोरेज। अब इसमें क्या है, जो एक वल्चर है वो क्या करता है, डेड जितने भी इंसेक्ट होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो उनको यूज़ कर लेता है, जिसकी वजह से एनवायरनमेंट क्लीन हो जाता है। सो एनिमल बिग और स्मॉल ऑल द इंटीजर्स आर मेंटेनिंग बैलेंस इन द इकोसिस्टम। देखो चाहे एनिमल स्मॉल है चाहे बिग है, वो दोनों क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं, बैलेंस करते हैं हमारे इकोसिस्टम को। अब हम बॉक्स में देखते हैं, यहाँ देखो बॉक्स में क्या दिया हुआ, डू यू नो में वल्चर इन एन इंडियन सब कॉन्टिनेंट वर डाइंग टू द किडनी फेलियर शॉर्टली आफ्टर सेवरेजिंग लाइफ स्टॉक ट्रीटेड विद द डिक्लोफेंस। देखो अब इसमें क्या बताया, इसमें ये बताया है कि जो इंडियन में मतलब भारत के अंदर जो वल्चर की कास्ट है, वल्चर जो पक्षी है, वो उसकी क्वांटिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। मतलब जो उनका लाइफ स्टाइल है वो कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है, वो उनके अंदर जो किडनी फेलियर है, मतलब जो उनके शरीर के अंदर किडनी है वो फेल हो रही है। और वो फेल क्यों हो रही है,
वो डेक्लोफेनिक लेने की वजह से। अब बात करते हैं कि डेक्लोफेनिक क्या होता है। देखो, मान लो एक बफेलो है, अगर हम बात करते हैं कि एक बफेलो है ये, और इस बफेलो को पेन होता है बॉडी में, तो इसको डेक्लोफिन दी जाती है। जैसे ह्यूमन बॉडी में अगर हमें कोई पेन होता है तो हमें एस्प्रिन लेते हैं या एल्बोफॉर्मिन लेते हैं, जिससे क्या होता है, हमारा दर्द ठीक हो जाता है, बट इट्स अ केमिकल, इसलिए जो पेन किलर होती है वो नहीं लेनी चाहिए। ऐसे ही बफेलो को क्या होता है, डेक्लोफिन्स दी जाती हैं, और जब बफेलो मर जाती है तो उसको वल्चर खा लेता है। अब जैसे ही वल्चर उसकी डेड बॉडी को खाता है तो उसके अंदर केमिकल होता है डेक्लोफिन का, और वो डेक्लोफिन का जो केमिकल होता है वो वल्चर की किडनीज को क्या कर देता है, फेल कर देता है, जिसकी वजह से वल्चर की भी क्या होती है, डेथ हो जाती है। एफर्ट आर ऑन द बैन द ड्रग फॉर द लाइवस्टॉक यूज द ब्रीड वल्चर इन द कैपिटिविटी। देखो, अगर हम अपने एनिमल्स की लाइफ को बचाना चाहते हैं, वल्चर की कास्ट को बचाना चाहते हैं, तो हमें एनिमल्स को डेक्लोफिन का जो केमिकल है वो देना बंद करना पड़ेगा, तभी ये चीज़ रुक पाएगी। अब जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें देखो हम स्टडी करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ नेचुरल वेजिटेशन। अब हम इसमें देखते हैं कि नेचुरल वेजिटेशन, पहले तो ये क्लियर होना चाहिए कि नेचुरल वेजिटेशन क्या है। ये आप काफ़ी अच्छे से पढ़ चुके हैं क्लास 6 और 7 में कि नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है। नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है, हमारे आसपास जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी फॉरेस्ट हैं, वो सारे हमारे नेचुरल वेजिटेशन के अंदर आते हैं। देखो, द ग्रोथ ऑफ द वेजिटेशन डिपेंड्स ऑन द नेमली ऑन द टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। जो हमारी वेजिटेशन है वो हमारी डिपेंड करती है टेम्परेचर और मॉइस्चर पर। द मेजर वेजिटेशन टाइप ऑफ द वर्ड्स आर ग्रुप्ड एज द फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, स्क्रब्स एंड टुंड्रा। यहाँ पर नाम दिए गए हैं हमारे नेचुरल वेजिटेशन के। इन एरिया ऑफ द हैवी रेनफॉल व्हिच ट्रीज में थ्रिव्स, द फॉरेस्ट आर thus associated with the area having the abundant water supply। देखो, जहाँ पर पानी ज़्यादा होता है, ठीक है, वहाँ पर ग्रीनरी ज़्यादा होती है, पेड़ पौधे प्लांट ज़्यादा होते हैं, तो उसको हम एवरग्रीन फॉरेस्ट बोल देते हैं। एवरग्रीन फॉरेस्ट मतलब सदाबहार वन भी बोल सकते हैं मैं इनको। एज द अमाउंट ऑफ द मॉइस्चर डिक्रीज द साइज ऑफ ट्रीज देयर डेंसिटी रेड्यूस। देखो, जैसे ही हमारे एनवायरनमेंट के अंदर हमारे मॉइस्चर का जो अमाउंट है अगर वो डिक्रीज़ होने लग जाता है तो उससे क्या होगा, हमारी जो डेंसिटी है वो क्या होगी, रेड्यूस होनी शुरू हो जाएगी। शॉर्ट स्टंटेड ट्रीज एंड ग्रासेस ग्रो इन द रीजन ऑफ द मॉडरेट रेनफॉल फॉर्मिंग द ग्रासलैंड द वर्ल्ड। देखो, अब यहाँ पर बात की है मॉडरेट रेनफॉल। एक जगह होता है हाई रेनफॉल जहाँ पर 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर तक रेनफॉल होता है, जिसको हम एवरग्रीन फॉरेस्ट बोल देते हैं, यानी सदाबहार वन। अब यहाँ पर मॉडरेट होता है, यानी 70 से लेकर 100 सेंटीमीटर तक होता है रेनफॉल होता है, ठीक है। थ्रोनी शब्स, वहाँ पर क्या होती हैं, झाड़ीदार कांटेदार झाड़ियाँ पाई जाती हैं जहाँ पर रेनफॉल कम होता है। श्रब ग्रो इन अ ड्राई एरिया ऑफ लो रेनफॉल। वहाँ पर क्या होता है, लो रेनफॉल की वजह से जितनी भी जो झाड़ियाँ हैं वो कांटेदार होती हैं, श्रब्स होते हैं। इन सच द एरिया प्लांट हैव डीप रूट एंड लीव्स विथ थ्रोनी एंड वैक्सी सरफेस। वहाँ पर क्या होता है, जो प्लांट्स होते हैं उनकी काफ़ी डीप रूट्स होती हैं, उनके जो पत्ते होते हैं वो कांटेदार होते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, वहाँ पर मॉइस्चर कम होने की वजह से ऐसे होता है। टुंड्रा वेजिटेशन ऑफ द कोल्ड पोलर रीजन कंप्रेस ऑफ मॉइसिस एंड लिंचेस। अब ये क्या, देखो, टुंड्रा प्रदेश में हम अगर बात करते हैं टुंड्रा वेजिटेशन की, तो इसमें क्या होता है, कोल्ड पोलर होते हैं ये, इसमें मॉइसिस और लिंचेस होते हैं। टुडे देयर आर मैनी मोर पीपल इन द वर्ल्ड देन देयर वर 2 centuries बैक। देखो, अब अगर हम 200 साल पहले चले जाएं तो हम देखेंगे कि टू फीड द ग्रोइंग नंबर्स ऑफ लार्ज एरिया ऑफ फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर्ड, कि काफ़ी बड़ा एरिया जो है वो अपनी क्रॉपिंग के लिए क्या कर लिया गया है, क्लियर कर लिया गया। क्यों किया गया, देखो, पॉपुलेशन के इंक्रीज़ होने से पॉपुलेशन के रहने और खाने के लिए सामान की ज़रूरत थी, रहने के लिए बिल्डिंग्स बन गई जिसकी वजह से जंगल काटने पड़े, और खाने के लिए भोजन की नीड थी, तो क्या हुआ, फॉरेस्ट को काट कर खेती करने का एरिया बनाया गया। फॉरेस्ट कवर ऑल ओवर द वर्ल्ड इन द वेनिशिंग रैपिडली। अब क्या, जो फॉरेस्ट है वो
कम होते चले जा रहे हैं। देयर इज अ अर्जेंट नीड टू कंजर्व द वैल्यूएबल रिसोर्सेज। इसीलिए हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको हम क्या करें, कंजर्व करें, उनकी देख रेख करें, कोशिश करें कि वो ख़त्म ना हो। कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। देखो फॉरेस्ट आर ओवर वेल्थ। जो जंगल है वो क्या है, हमारा धन है, संपत्ति है। क्यों है, क्योंकि उसमें क्या है, हमें प्लांट्स हैं और प्लांट से हमें हमारी बेसिक नीड्स की बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। देखो फॉरेस्ट ओवर वेल्थ। जो जंगल है वो हमारी संपत्ति हैं। प्लांट्स गिव शेल्टर टू द एनिमल एंड टुगेदर दे मेंटेन द इकोसिस्टम। जो पेड़ पौधे हैं वो क्या करते हैं, एनिमल्स को शेल्टर देते हैं और इकोसिस्टम को मेंटेन करते हैं। चेंजेस ऑफ द क्लाइमेट एंड ह्यूमन इंटरफेस कैन केस द लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स। अब इसमें क्या है, जो ह्यूमन इंटरफेस है वो क्या है, लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स। जो हमारा नेचुरल हैबिटेट्स है उसमें जो कमी आ रही है, जो ह्यूमन कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, प्लांट्स को काट के, जंगलों को काट के, फॉर अ प्लांट एंड एनिमल्स, जिसकी वजह से प्लांट्स और एनिमल दोनों को ही प्रॉब्लम्स हो रही है। मैनी स्पीशीज हैज़ बिकम द वेनरेबल और endangered and some are on the verge of the extinction। देखो जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो पेड़ पौधों की कुछ जातियां जो हैं वो लुप्त हो गई, मतलब आज है ही नहीं, हमें देखने को नहीं मिलती हैं। कुछ ऐसी हैं जो काफ़ी शॉर्ट हो गई हैं। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन, सोइल इरोजन, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, फॉरेस्ट फायर्स, tsunami and the landslides are some of the human and natural factors which accelerator। देखो अब इसमें हमें बताया है कि जो सोइल इरेजन है या कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ है, फॉरेस्ट फायर है मतलब जंगलों को जलाया जा रहा है, या लैंडस्लाइड्स हैं, ये सारी क्या है हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। देखो वन ऑफ द मेजर कंसर्न इज़ द poaching which result in sharp decline in the number of particular species। जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारी जो नंबर ऑफ स्पीशीज़ हैं, एनिमल्स की हैं या प्लांट्स की हैं, वो क्या हो रही है, ख़त्म हो रही है। द एनिमल आर द पोस्ट द कलेक्शन ऑफ द इलीगल ट्रेड ऑफ हाइड, स्किन, नेल्स। देखो जो हमारे एनिमल्स हैं उनकी बॉडी के पार्ट्स का क्या किया जा रहा है, लीगली तो बैन है कि आप एनिमल्स की बॉडी के पार्ट को सेल नहीं कर सकते, बट इलीगली जो है ट्रेड किया जा रहा है किसका, एनिमल्स की स्किन का, नेल्स, टीथ, ऑन, ठीक है, एज वेल एज उनका जो फर्दर होता है, जो मांस होता है, ऊपर के फर होते हैं उनका। सम ऑफ दीज एनिमल्स आर टाइगर, लायन, एलिफेंट, डियर, ब्लैक डक, क्रोकोडाइल, रेन्स और स्नो। अब ये जितने भी एनिमल्स के नेम हैं इनकी क्या होती जा रही है, शॉर्टेज होती जा रही है, क्योंकि इन एनिमल्स को क्या है, यूज़ किया जा रहा है। तो हमें इनकी हेल्प करनी चाहिए जिससे कि हम इनको कंजर्व कर सकें। काफ़ी अवेयर रहना पड़ेगा हमें इनके लिए। देखो इनके लिए हमें क्या करना चाहिए, नेशनल पार्क बनाने चाहिए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनानी चाहिए, बायोस्फीयर रिजर्व बनाने चाहिए, जिससे कि हम इनकी लाइफ को क्या कर सकें, प्रोटेक्ट कर सकें। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ऑफ द क्रीक, लेक्स एंड वेटलैंड्स नेसेसरी टू द सेव ऑफ द प्रीशियस रिसोर्सेज ऑफ द अडेप्टेशन। देखो इनको रोकने के लिए क्या होगा, गवर्नमेंट और नॉर्मल पब्लिक को भी क्या करना पड़ेगा, स्टेप उठाना पड़ेगा, जिससे कि आप नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को कंजर्वेशन कर पाएंगे। देयर इज़ द बैलेंस इन द इन्वायरमेंट इन द रिलेटिव नंबर ऑफ स्पीशीज इज़ नॉट द डिस्टर्ब। अगर बैलेंस रहता है इन्वायरमेंट में तो क्या होता है कि डिस्टर्ब नहीं होता, इकोसिस्टम हमारा सेम रहता है। और यहाँ पर कुछ स्पीशीज से भी जो हैं, जो एनिमल्स की जाती हैं या पौधों की जातियाँ हैं, वो भी डिस्टर्ब नहीं होंगी अगर हमारा इकोसिस्टम जो है वो बैलेंस में रहेगा। ह्यूमन एक्टिविटी इज़ अ सर्वल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड हैव डिस्टर्ब द नेचुरल वेजिटेशन। देखो ह्यूमन एक्टिविटी है जो कि क्या करती है, नेचुरल वेजिटेशन को भी क्या कर रही है, डिस्टर्ब कर रही है। In habitat of the many species due to the discriminating killing several birds and animals have the other become the extinctions are the bird extinction। देखो अब इसमें क्लियर बताया हुआ है कि कुछ जातियां जो हैं पक्षियों की, पशुओं की, उनको क्या किया जा रहा है, मारा जा रहा है, जिससे क्या है कि वो ख़त्म होती जा रही हैं। अवेयरनेस ऑफ द प्रोग्राम्स लाइक सोशल फॉरेस्ट्री, हमें इनको बचाने के लिए कुछ प्रोग्राम चलाने चाहिए, हमें उनके लिए अवेयर होना चाहिए। जैसे
सोशल फॉरेस्ट्री, सामाजिक स्तर पर हमें जंगलों को नहीं काटना चाहिए। एंड वन महोत्सव शुड बी इनकरेज्ड एट द रीजनल एंड कम्युनिटी लेवल, हमें अपनी कम्युनिटी लेवल पे और रीजन लेवल पर लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए कि वो क्या करें कि कम से कम एक पेड़ जो है वो एक महीने में या एक हफ्ते में एक पेड़ को लगाएं। स्कूल चिल्ड्रन शुड बी इनकरेज टू द बर्ड वॉच एंड विजिट नेचुरल कैंप्स ऑफ दैट द अप्रिशिएट द हैबिटेट ऑफ द पेरेंट्स। बच्चों को इनकरेज करना चाहिए कि वो नेचुरल स्पेसिस पर जाएं और वहाँ के एनिमल और जितने बर्ड्स हैं उनके बारे में नॉलेज को कलेक्ट करें। ठीक है, मैनी कंट्रीज हैं पास ला अगेंस्ट द ट्रेड एज वेल एज किलिंग द बर्ड। अब कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने ऐसे कानून बनाए हैं जो कि बर्ड्स की किलिंग पे, एनिमल्स की किलिंग पे क्या है कि उनको काफ़ी, आप ये कह सकते हो कि काफ़ी पनिश किया जाता है जो लोग इस रूल्स को तोड़ते हैं। जो लॉ बनाया गया है कि आप इस पक्षी का हंटिंग नहीं कर सकते हैं या इस एनिमल को नहीं मार सकते हैं, अगर कोई मारता है तो गवर्नमेंट की तरफ से उसको काफ़ी पनिश किया जाता है। इन इंडिया किलिंग लॉयन, टाइगर, डियर्स, ग्रेट इंडियंस, बस्टर्ड्स एंड पीकॉक्स इज लीगली इलीगल, सॉरी। देखो अब इंडिया के अंदर क्या है, लॉयन, टाइगर, डियर और ग्रेट इंडियन बस्टर्स को या जो भी पीकॉक हैं, मोर हैं, उनके शिकार पर क्या किया गया है, रोक लगाई गई है। एन इंटरनेशनल कन्वेंशन साइट्स has been established that list several species of animals and birds in which the trade prohibited। अब देखो यहाँ पर क्या है, इंटरनेशनल अगर कन्वेंशन की बात करते हैं तो एक साइट बनाई गई है जिसके अंदर वो एनिमल्स आते हैं जिनकी ना तो आप हंटिंग कर सकते हैं, ठीक है, उन पर क्या है, प्रोहिबिटेड मतलब कि रुकावट लगाई गई है। कंजर्वेशन ऑफ द प्लांट एंड एनिमल इज़ द एथिकल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीज़न। अपने प्लांट और एनिमल का कंजर्वेशन करना ये एवरी सिटीज़न की अपनी पर्सनल ड्यूटी है। अब हम इस बॉक्स में देखते हैं कि इस बॉक्स में क्या दिया हुआ है। देखो, नेशनल पार्क आर नेचुरल एरिया डिजाइंड टू प्रोटेक्ट द इलॉजिकली इंटरग्रेटेड ऑफ वन और मोर इकोसिस्टम फॉर द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर जनरेशन। देखो अब इसमें क्या है, नेशनल पार्क के बारे में बताया गया। नेशनल पार्क क्या है, वो एक ऐसा एरिया है जो इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि वहाँ पर जो भी एनिमल्स रहते हैं या जो भी बर्ड्स रहते हैं या प्रेजेंट या फ्यूचर की जनरेशन जो भी है, उन सबको क्या होता है, एक इकोलॉजिकल मतलब उनको एक ऐसा इन्वायरमेंट दिया जाता है जिसमें कि वो सारे के सारे कंफर्ट रहते हैं, उसको हम बोल देते हैं नेशनल पार्क। देखो ग्लोसरी में दिया हुआ है, बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं, सीरीज ऑफ द प्रोटेक्टेड एरिया लिंक टू थ्रू द ग्लोबल नेटवर्क। देखो ग्लोबल नेटवर्क मीन्स जो ऐसी चीज़ें हैं, जो ऐसे एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, ठीक है, कोई भी ऐसी स्पीशीज़ है जो बिल्कुल ख़त्म होने वाली है, ग्लोबल नेटवर्क पर उसको एक जगह रखा जाता है और उसको रिलेशनशिप में डालकर उसमें क्या किया जाता है, कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट की जाती है। ये बताया हुआ है कि बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है। स्टूडेंट आज आपका ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया है। इस चैप्टर के 5 पार्ट्स हैं, वीडियो पार्ट 1 से लेके 5 तक। आप इन 5 पार्ट्स को मेरी प्लेलिस्ट में, चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, आपको कंसेप्ट जो है काफ़ी अच्छे से क्लियर हुआ है, तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर मुझे भी मोटिवेट कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।